तब का हाल बा? ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई? हाँ, तो मन से पढ़ी लोगन, सब विषय समन्वय बना के, कहे के मतलब कि एगो विषय में डूबे के नहीं खे। हाँ, कंपटीशन का सीधा मतलब है कितना सवाल आता है सब बराबर नंबर का है और सब पर बराबर अधिकार है आपका। ये नहीं कि किसी विषय विशेष को बना लीजिएगा, एक विषय से कितना सवाल आएगा, खूब आएगा 9 गो 10 गो, मैंने 100 में अगर बात करें तो, है ना? थोड़ा अप एंड डाउन का खेल होता है तो 12 15 18 तक जाता है, लेकिन फिर भी 18 ही को बना लेने से मान लिया गया नौकरी तो नहीं निकलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग समन्वय बना के चलिए, बस इतने ध्यान में रखिए। ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वही में डूबल है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वही में। एगो दूगो से नौकरी नहीं होगा, एगो दूगो छोड़ देने से हो जाएगा, लेकिन सब छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। और उसमें भी छोड़ना कौन है ये चेक किया जाता है, जिसका सवाल कभी कभार आता है उस तरह के विषय को आप छोड़ सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री हम लोग मानते हैं, लेकिन बायोलॉजी नहीं छोड़ सकते हैं, फिजिक्स नहीं छोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल कंपटीशन वाले छोड़ सकते हैं क्योंकि एक दूगो सवाल आता है ना। लेकिन यूपीएससी वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे 18-20 गो सवाल आता है। यही सब चीज देखना है आपको। कम रहता है, करंट से रिलेटेड रहता है, इसलिए काम चल जाता है ना। जनरल कंपटीशन बीपीएससी में काम चल जाता है, करंट से रिलेटेड कर देगा। जैसे पीएसएलवी सीएलवी जो नया वाला होगा उसी से ज्यादा डाल देगा, उससे ज्यादा, है ना। तो एकदम एक लिस्ट बना लीजिए। ऐसे तो हम कोशिश में हैं कि सारा नोट्स आप लोगों को प्रिंटेड अब इकट्ठा देंगे ताकि पता चले कि, है ना, आप लोग का त्याग है, आप लोग का समर्पण सहयोग है, तभी तो मोतिहारी जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं है ना। अपना नोट्स बनवाना, ये नहीं है कि किसी का छपवा के बांट देना है, उतना करना रहता तो बहुत आसान होता है कि नहीं है। तो अपना नोट्स बनाना, और नोट्स भी ऐसा बनाना कि सवाल उससे बाहर जाए नहीं, इसका तो मेरा पूरा ख्याल रहता है। मेरा जब नोट्स बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस ये रहता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, जितना क्वेश्चन हो सकता है हमारे जगह ऑफिस में देखिए, ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का क्वेश्चन बैंक रखा होगा। पहले सवाल देखेंगे, अपने मन पता चला अच्छा ये बात है, ये कितना गिर सकता है ना। थोड़ा उसे एक कदम हमको ज्यादा गिरना है, यही टारगेट रहता है ना। इसीलिए ऊपर वाले की दुआ से सवाल बाहर, इक्का दुक्का कभी कभार चला जाए तो चला जाए, नहीं तो सवाल अभी तक का अनुभव है कि नहीं जाता है ना। तो बस आप लोग विश्वास से पढ़िए। और दर्पण भी जो है एकदम ऑथेंटिक मैगजीन है, हम फिर कह रहे हैं, अगर इससे नहीं बनेगा तो किसी मैगजीन से नहीं बनेगा। इससे अगर मान लिया 20 को सवाल पूछा, दर्पण से 12 ही को टकराया, कोई बात नहीं, 12 ही बनाना है आपको, क्योंकि 12 से 13 कोई नहीं जा रहा है बनाने, आप टेंशन मत लीजिए। यही तो कंपटीशन का फायदा है। कंपटीशन का फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो फायदा यही है कि अगर 100 में 30 बनाया तो हम 31 बना के हीरो हो जाएंगे, खेल खत्म। जहां परसेंटेज का बात आ जाता है वहां पर स्वैच्छिक रूप से अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। तो यहाँ अपने प्रदर्शन से ज्यादा दूसरों के प्रदर्शन पर डिपेंड करता है रिजल्ट। सब 30 को बनाया, हम 31 को बना ले, रिजल्ट, है ना। तो इसीलिए मेरा मानना है जो सब पढ़ रहा है उसको तो जरूर पढ़िए आप, क्योंकि उससे सवाल आएगा तो सब बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो आप पता कर लीजिए कि प्रतियोगिता दर्पण की सबसे ज्यादा बिकने वाला मैगजीन है। और दिल्ली मुखर्जी नगर में जो लड़का लोग है वो प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ता है। कितना मैगजीन आया गया, 50 साल से जैसे का है तो ऐसे है। हम देखते हैं मेरे सीनियर, बहुत मोस्ट सीनियर, मतलब हम दूसरा तीसरा में थे तो मेरे भाई जी हैं, वो इसको पढ़ते थे। समझिए 1988-90 का बात कर रहे हैं उस समय, और उससे भी पहले से ये आ रहा है। तो सच्चाई जो होती है ना वो छुपती नहीं है, दबती नहीं है। इसका मतलब मैगजीन में दम है, तभी तो आज तक है। उसका कितना दृष्टि आया बीच में लेकर सब हमको लगा कर सब दृष्टि वाला मैगजीन पढ़ाई ना, बड़ा बिजोड़ है। हम कहीं आयल बांधी की तरफ जाई तूफान की तरह देख लिया लोग, गोयल तूफान की तरह नहीं, उसका इसका टीम है, स्पेशली काम करता है, बाकी किसी का टीम नहीं है। बाकी सब है चोर, संविधान सभा, इन्हें से तनखा उन्हें से तनखा, है कि नहीं है, ले लिया बना लिया। तो जब तक इस तरह से चल रहा है, लेकिन इसका टीम कभी खत्म नहीं होने वाला है।
है ना। आप भी अपने इसका देखिए ना, पूरा एड्रेस वगैरह सब लिखा होगा, यहाँ छपता है और इतने लोग हैं, देखिए यहाँ पे पेज में दिया है ना। संस्थापक संपादक महेंद्र जैन साहब है शुरू से, है ना। अभी वर्तमान में राहुल जैन है। प्रधान सलाहकार रविकांत है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आगरा में है, इसका संपादकीय ऑफिस आगरा में, फिर दिल्ली में ऑफिस है, हैदराबाद में ऑफिस है, पटना में ऑफिस है, हल्द्वानी में ऑफिस है ना। ये देखिए, तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह करेंट का टेक्स्ट बुक है, ये करेंट अफेयर्स का टेक्स्ट बुक है ना। तो इसीलिए आप विश्वास करके इसको पढ़िए। महंगा है, जानते ही हैं, थोड़ा सा ब्रांडेड सामान पहनने पर तो महंगाई का सामना तो करना पड़ता ही है। तो वही बात है, अब जिंदगी में जो चीज आगे बढ़ाने के लिए अगर ब्रांडेड का यूज करना पड़े तो कर लेंगे। मान ली भात खाना है तो कतरनी ना खा के ललके खा लेंगे, वो ठीक है, वो जीने के लिए जरूरी है, अपना चल जाएगा काम। लेकिन जीवन बनाने के लिए जहां जरूरत हो तो डॉक्टर लिखेगा दवाई, तो दवाइयाँ छोड़कर दूसरा दवाई खा लीजिएगा तो थोड़ा ठीक होइएगा। तो वहां देखिएगा पैसा, तो फिर तब तो स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होने जा रहा है। तो कुछ ऐसे जगह पे हैं जहां खर्चा करना एकदम अनिवार्य है। ऐसे भी महीना में आप 200 रुपया से ज्यादा हमको नहीं लगता है कि अपने पढ़ाई पे खर्चा करते होइएगा। अगर एवरेज निकाल दिया जाए 2400 का, तो एक महीना में घरे से 4000 लेते हैं, 2400 का सालाना खर्चा करते हैं पढ़ाई पे। 200 रुपया मुश्किल से आप खर्चा नहीं करते हैं, और जबकि उसी काम के लिए आप मोतिहारी में है ना। कितना 5 रुपया का पेन कीनते होंगे, 2 पेन बहुत हो गया, 10 रुपया। 50 रुपये का कॉफी में तो धजिया उड़ जाता होगा, है ना। आजकल लिख कौन रहा है, यहाँ तो मोबाइल जुग आ गया है। हाँ, देखत रह तो में एगो ऐड दे दी बीच में वैसन की लॉलीपॉप, तनका सा देख ले वो तनका सा में पूरा दिन कट जाता है। अभी सैया कहाँ भी चला जाता है, पढ़ते पढ़ते बीच में वैसा आइए जाएगा कि आपको डिस्टर्ब करिए देगा। इसलिए हमको मोबाइल से एलर्जी है। कितना बार कौन काम करने के लिए निकालते हैं, पहले देख देंगे वही मैसेज आया तो उसका मैसेज देखेंगे, तो वहां से वहां चलेगा, कम हुआ हमारा घोर पर आ गया। मोबाइल उठाने का मतलब यही है कि उसमें 1 घंटा कम से कम समय दीजिए, तब जाके आप संतुष्ट हो पाइएगा, है ना। तो इसीलिए हम मोबाइल संस्कृति से अभी हम लोग वाला पीढ़ी दूर रही है, हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। सच्चाई यही है। आने वाली पीढ़ी बचपन से पैदा लिया तब से हाथ में अपना 5G चला रहा है, तो वो लोग शायद संभाल ले, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा ना होला, निमन मेहरा भी मिल जाला तो केने केने घूमे का मन कला, फोटो डालता नहीं। हाँ, तो नायका धनिक लोग के तनका से दिक्कत होला, तो वे हाल हो गल हमनी के मोबाइल वाला। बुझाते नहीं कि मोबाइल के प्रयोग हम किए करी, बैठा तनी पढ़े लगा तनी कुछ और दुनिया में खो जाए। कभी संतुलन नहीं बना पा रहे। गलती हम लोग का नहीं है, भगवान हम लोग को बनाइबे किए हैं, इसे तो हम लोग क्या करें। हम लोग के अंदर में इच्छा है, वासना है, प्यार है, नफरत है, भूख है, प्यास है, कितना दबाइएगा रे भाई। एगो सीमे भर में कोई दबाएगा, हाँ वे दबा लिएगा तो महान होगा, बह गए तो बह गए, खेल खत्म। दबाना पड़ता है इच्छा को, है ना। और कितने आप ये सोच के दबाइए कि साल 2 साल का तो बात है। मन को तसल्ली, झूठा तसल्ली देना सीखिए आज से। कोई पड़ोसी और कोई आपको मोटिवेटर आएगा वो तसल्ली दिलवाएगा नहीं, खुद को तसल्ली देना सीखे। 2 साल का बात है, रख मुर्गा के टंगड़ी बाद में खा लीजिए। अब ये दीजिए कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम इतना VIP घर बनवाएंगे, LED TV लगाएंगे, है ना, और वो गद्देदार एकदम, हाँ चाइना के वाला ना, जर्मन वाला सोफा होगा, है ना। और उसके बाद महुआ मीठा ना रही, एकदम जर्मनी के, हाँ, अब बगल में खूबसूरत बीवी होगी। ये सब सोचिए, सोचना ही है तो, खोना है तो ये मत सोचिए कि बस क्षणिक सुख को भोगने, एकदम क्षणिक सुख को त्याग दीजिए। कोई एक बार हम ही लायक बनी का, है ना। थोड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी बनिए ना। अपने आप को क्यों इतना हीन भावना से ग्रसित कर दिए कि मुर्गा के टंगड़िए पर संतुष्ट कर ले रहे हैं। हम कहां खो रहे हैं अपने आप को, हम तो कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ख्वाब देखिए। हम कब मना किए हैं खाने पीने और अय्यासी नहीं करने से, कीजिए लेकिन एक लेवल का कीजिए, है कि नहीं। हाँ 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, और ऐसा करेंगे कि जीवन भर कभी जब मन किया तब करेंगे, है कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में नॉलेज बढ़ाइए। हमारा एक बहुत बड़ा रिसर्च निकाल लिए है,
आपके पास अभी 5 लाख रुपया अकाउंट में होगा, किसी को दिखाइएगा, देख हमारे अकाउंट में कितना बा, जानते हो पीछे में क्या गया? बाप के कमाई पर ऐश करेला। ये बहुत बड़ा रिसर्च निकाले। लेकिन वही नॉलेज अगर आपके पास है, आप फटा हुआ शर्ट पहने हुए हैं, फिर भी लोग आपका सम्मान करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि इस उम्र का यही डिमांड है। अगर बियाह हो जाए, कितना नॉलेजेबल रहिएगा, घर में बैठा रहिएगा तो मेहरारू कही दिन में बैठा रहा काची बत्ती चलो जाने कमाना उहे ना वैल्यू करी। अब महाप्रकांड पंडित हैं तब वो कोई जगह देख लो। तो मर्द होने का मतलब होता है, सीधा याद रखिएगा, जितना ऊंचा होता जाएगा ना सीना, समझ रहे ना, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी स्टूडेंट लाइफ में आप अपाची पर घूमिए, वो कौन सी आल वो सब पर घूमिए, कोई पीछे में यह कहेगा कि नाजायज बाप का नाजायज औलाद है। सीधा बात है, कोई आपको अच्छा नहीं कहने जा रहा है। एगो हम बात कर रहे हैं, अगर कोई कहा भी तो हम ये नहीं कह रहे, अब ठीक है संपन्न घर के अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं जाने वाला है कि नहीं। वही देखिए, आप फटा हुआ शर्ट, टूटा हुआ साइकिल और टॉपर है, कोई टॉपड़वा कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपका सम्मान का अभी स्रोत केवल और केवल नॉलेज है। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। ये बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, है ना, बढ़िया बाइक पे बैठ जाएंगे तो उससे मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, उससे कोई सम्मान नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक समय आएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद सीधे सम्मान का स्रोत बदल जाएगा। उसके बाद धन, पद, हैसियत, तब लोग देखेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है, शायद 1-2 लोग पर भी असर पड़ जाए तो मेरा बोलना सफल हो जाए। आइए हम लोग आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये हम लोग के समय से ही मनाया जा रहा है। हम लोग के समय से ही शुरू हुआ था, जिस समय स्टूडेंट लाइफ हम मिडिल एज में थे। प्रवासी 17वां है ना। हाँ, और ये पूछता है मुख्य अतिथि कौन थे, कहां मनाया गया, कब मनाया गया। और इस प्रवासी जो दिवस मनाया जाता है, इसमें 9 जनवरी का, ध्यान दीजिए प्लीज शांति, अब कंसंट्रेट हुई है। 9 जनवरी का तिथि जरूर शामिल होता है। जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, उसमें 9 जनवरी का तिथि 101% शामिल होता ही होता है। बाकी 8 से 10 हो सकता है, 7 से 10 हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है, 9 से 11 हो सकता है, लेकिन 9 तारीख का होना जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। उन्हीं की ये याद में इसको थोड़ा यादगार बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां? इंदौर में। बीबीआई कर लीजिए, हेडिंग से ही सवाल आ जाएगा। इंदौर में विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। बस इतना ही अंडरलाइन कीजिए। कहां संपन्न हुआ? कौआ है ये, कहां किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। किस तिथि को? चलिए, प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब 2-2 बरस के अंतराल पर, अंडरलाइन कर लीजिए, आयोजन 2-2 बरस के, आयोजन लिख लीजिए, आयोजन वर्ष 2-2 बरस के अंतराल, अब 2-2 बरस के अंतराल पर हो रहा है। कोविड-19 महामारियों के कारण पिछला यानी 16वां सम्मेलन जनवरी 2021 में वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा सका था, जबकि उससे पूर्व 15वां सम्मेलन जनवरी 2019 में यह, अंडरलाइन कीजिए, हाँ, यूपी के वाराणसी में आयोजित किया गया था। 15वां यूपी के वाराणसी में, 16वां वर्चुअल तरीके से यानी ऑनलाइन, और ये 17वां इंदौर में। इस प्रकार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि यह 4 वर्ष के बाद एक भौतिक कार्यक्रम के रूप में यह आयोजित किया गया था। इस वर्ष अर्थात 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम को गोल घेरिए एकदम लाल पेन से, हरियर बुल्लू जो भी हो, है ना, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, है ना, यही इसका थीम बनाया गया था, ठीक है। चलिए, कितने देश? 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासियों ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया। बस इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस
युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री जेनेटा मास्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि थी। अंडरलाइन कर सकते हैं इनका नाम, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि। हाँ, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। मुख्य अतिथि अंडरलाइन कीजिए, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी इसे संबोधित किया। सुरक्षित, व्यवस्थित एवं कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी उद्घाटन समारोह में जारी किया गया। भारत की आजादी में हमारे डायस्पोरा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के उजागर करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान विषय पर एक डिजिटल पीवीडी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक प्रवासी भारतीयों को भारत का राष्ट्रदूत कहते हैं। प्रत्येक प्रवासी भारतीय को, माने जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वैसे भारतीयों को भारत का राष्ट्रदूत कहते हैं। उनका मनोबल बढ़ाया जाता है कि आप हमारे ही हैं, भले आप अभी बाहर रह रहे हैं काम के उद्देश्य से, लेकिन आपका जड़ भारत में है और भारत ही आपके लिए है ना। तो ऐसा कहा कि आप राष्ट्रदूत हैं। हाल के वर्षों में देश की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया वैक्सीन और भारतीयों को 220 करोड़ से अधिक मुफ्त खुराक के रिकॉर्ड टीकाकरण के आंकड़े का उदाहरण दिया और स्थिरता के मौजूदा दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के उभरने और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी जिक्र उन्होंने किया। तेजस लड़ाकू विमानवाहक पोत INS विक्रांत और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों का भारत के प्रति उत्सुक होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि वे न केवल भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में बल्कि देश की प्रगति के बारे में भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 5 विषयगत पूर्ण सत्र संपन्न हुए। नवाचारों माने नए खोज एवं नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका, अमृत काल में अमृत काल में भारतीय हेल्थ केयर को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, भारत की सॉफ्ट पावर के लाभ तथा भारतीय कार्य बल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना आदि विषयों पर सम्मेलन इन सभी पूर्ण सत्रों में प्रख्यात प्रवासी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए पैनल चर्चा की गई। सम्मेलन के अंतिम दिन अर्थात 10 जनवरी को समापन सत्र को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों को आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी की सामूहिक शक्ति और क्षमता राष्ट्र की समावेशी विकास को कई गुना आगे बढ़ाने वाली ताकत होगी। उन्होंने प्रवासी परिवार के हर एक सदस्य से इस यात्रा में पूर्ण भागीदार बनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने को लेकर हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वे अपनी ऊर्जा, अनुभव, विचार, व्यापार कौशल, निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। विदेशों में बसे 27 चुनिंदा भारतवंशियों जिन्होंने इस देश के साथ साथ भारत के प्रति भी अपना जुड़ाव प्रदर्शित किया है, प्रवासी भारतीय सम्मान से राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वालों में अंडरलाइन करिए, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ब्राजील के इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप लाइंडो, सिंगापुर के DBS बैंक के CEO पीयूष गुप्ता, अमेरिका की भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अर्चना शर्मा आदि शामिल हैं। पूरी सूची जो है बॉक्स में दिया गया है, पीछे बनाया हुआ है, अगला पेज में। इंदौर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मेलन से इतर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति डॉक्टर श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि थे से द्विपक्षीय संबंधों पर अलग अलग वार्ताएं भी की। सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री संतोखी ने 8 से 14 जनवरी तक तथा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली 7 से 14 जनवरी की भारत की आधिकारिक यात्रा भी
किए। चलिए अब यहाँ पहले इसी पेज में रहिए, इसी पेज में रहिए 1 मिनट। सबसे पहला इसका जो सम्मेलन हुआ था 2003 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। उस समय हम दिल्ली में ही थे, पहला हुआ था। पूछ दिया, अगले ही साल यूपीएससी पूछा था। सब एग्जाम में सवाल ये आया था कि मुख्य अतिथि कौन थे, किस तिथि को हुआ, कहाँ हुआ। यही 3 सवाल घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला इसका आयोजन जो है कब हुआ था? 2003 में। कहाँ हुआ था? और उस समय मुख्य अतिथि थी मॉरिशस के उस समय प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उस समय थे, है ना। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए 17वां कहाँ हुआ है? इंदौर में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति, है ना। ये 2 कम से कम आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन चूंकि कोरोना काल में भी थोड़ा सा चर्चा में रहने वाला चीज है, तो ये डाटा जब मिल ही गया है तो 15, 16, 17 और 1 नंबर, ये 2 ध्यान में, 4 को ध्यान में आपको रखना है। चलिए एक ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। 8 से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, थीम तो समझ गए। और ये 8 से 10 जनवरी 2023 को कहा? इंदौर में संपन्न हुआ। मोदी जी ने 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस को हर 2 साल में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ संबंध मजबूत करना और उन्हें उनकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना है। दुनिया भर में 210 देशों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। भारत से बाहर 3 करोड़ 20 लाख। भारत ने 9 से 11 जनवरी 2023 के दौरान प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया। इस सम्मेलन के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए इस तरीका से। और नीचे बहुत खूबसूरत एक डाटा दिया हुआ है, कहां पर कितना भारतीय रह रहे हैं, है ना। इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंटरेस्टेड चीज है, जब भी जरूरत पड़े इसका भी यूज कर सकते हैं। है जैसे अमेरिका में देखिए 44,60,000 लोग हैं अमेरिका में, है ना। उसके बाद आप हाँ ब्रिटेन में देखिए 17,64,000 और उससे ज्यादा म्यांमार, इस साइड में तो ज्यादा होगा ही। हाँ चीन में ज्यादा है क्या? चीन में ज्यादा कहाँ होगा? चीन का डाटा ही नहीं दिया, चीन का डाटा ही नहीं है इसमें, है ना। लगभग कुछ देशों का डाटा दिया हुआ है जहां पर ज्यादातर लोग रहता है। हाँ आप इस साइड पूर्वी एशियाई देशों में देखिएगा, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस तरह के देश में देखिएगा जनसंख्या बहुत कम है लेकिन उसमें भारतीय ज्यादा है। हाँ चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज। और बाकी ये सम्मान प्राप्तकर्ताओं की सूची जो दिया हुआ 27 आदमी को मिला हुआ है ना, इसमें कोई विशेष जरूरी नहीं है। जो जरूरी था हम पढ़ दिए वहां पे कि यह सम्मान पाने वाले गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ब्राजील के इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कौन सी लिखा हुआ है लाइंडो, हाँ सिंगापुर के डीबीसी बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता और अमेरिका की भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अर्चना शर्मा। इतने लोगों का नाम यूपीएससी वाले ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जनरल कंपटीशन कब हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, हो गया, बहुत है, नहीं जाएगा बाहर। कब हुआ, कहां हुआ, कब हुआ था, खूब खींचे तो मुख्य अतिथि, बस 4 गो से 5 गो से बाहर ना जाला। अब बाकी यूपीएससी वाले ढोवत रहिए, 27 नाम पढ़त रहिए, सेक्टर देखते रहिए। ये व्यक्ति को सम्मानित किया गया, ये विदेश में है, कौन काम कर रहा है, किस कंपनी से जुड़ा है, हो सकता है 4 गो नाम दे दे, कंपनी का नाम दे दे, कह दे मैचिंग करो, खतरनाक सवाल हो जाता है नहीं सब थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट न्यूज। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आना शुरू हो गया है। इसका सीधा मतलब है अब भारत, हाँ तो भारत सरकार जनसंख्या नीति ना बनी है तो फिर दिक्कत तो होबे करी, है ना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में 1961 के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट 2022 में दर्ज की गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 17 जनवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार, अंडरलाइन कीजिए, वर्ष 2022 के अंत में मेनलैंड चीन की जनसंख्या 1.4117 अरब अर्थात 141.175, हमनी के डाटा आए वाला बाटे 131 के 131 अरब ये करोड़ के 141 एकर भइले बा, ज्यादा पीछे नहीं की सन। हाँ सही में 25 में पार कर जमसन का 25 के बाद नंबर 1। हाँ तो अभी भारत का 1 अरब है ना 100 करोड़, तो 100 करोड़ माने पुरनका डाटा, पुरनका
2021 वाला जो डाटा आने वाला है इसमें संभावना व्यक्त किया गया 131, आई डाटा जारी कर दिया 2022 में 141, तो कितना ज्यादा पिछुआल नहीं की सर। हाँ, जबकि एक वर्ष पूर्व 2021 के अंत में यह 141.104 बने थोड़ा सा ज्यादा था और उसमें कमी आ गया है। इस प्रकार 2021 की तुलना में 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 की कमी हुई है। सब मरल बांसन बेहुदा बनावत है देश के, ऐसा नहीं है। सब मरल बांसन, कोरोना इतना जब भयंकर फैले वही में मर गल बांसन। ये सब उल्लू बना रहा है विश्व को। चाइना के डाटा पे हमको ऐसा विश्वास नहीं रहता है। वो कहता का है, करता नहीं ना, बताता है सही बात। वो कहला बताओ जाओ क्यों, है ना। उसी के बारे में कहा होता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। उसी से शुरू हुआ था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह डायलॉग। पहले दोस्ती करेगा फिर नठी दाबेगा उसका। किसी का नहीं है चीन, चीन किसी को चिन्हता ही नहीं है। उसका नेशनल इंटरेस्ट जहां जुड़ जाएगा वो किसी को कुछ भी कर सकता है, इतना जान लीजिए। तो इसमें क्या है कि वहां पे कोरोना जबरदस्त फैले पड़े थे पिछले महीने वाला। हाँ, जो वहां पे कर दिया पूरा का पूरा पाबंदी लगा दिया गया, घर से नहीं निकलना है, तो लोग विद्रोह किया था, वही में मरा है लोग। अब धीरे धीरे हमार क्या कह रहा है कि जनसंख्या कम हो गया। बाई बर्थ डाटा देता तब ना कि बर्थ रेट में इतना कमी आया, वो डाटा ना सही होता। सीधे ओवरऑल जनसंख्या में कमी, सब कोरोना से मरल बड़न सन, पक्का है। 1961 के बाद पहली बार 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। 2022 में जनसंख्या घटने का कारण जन्म दर में गिरावट देखा। ये सफाई दे रहा है, कह रहा है ना जन्म दर में गिरावट हुआ है, चलो ठीक भाई सुधार करो। जबकि 1961 में चीनी जनसंख्या में गिरावट का कारण तत्कालीन राष्ट्रपति माओ से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति को माना गया। 1961 में एक बार ऐसा नहीं है, वहां के तनाशाह थे माओ, हाँ, उन्होंने एक नीति लाया था जिसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, है ना। उस नीति के अंतर्गत वहां की जनसंख्या में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, फिर अचानक से बढ़ने लगा था। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सब चर्चा में आ गया। यूपीएससी वाले तनी ध्यान से, मोस्ट वीवीआई फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, ये हाल फिलहाल का चीज है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति कौन लाया था? माओ लाया था। कब लाया था? 1961 में लाया था, जिसको जीएलएफ शॉर्ट में कहा जाता है। जीएलएफ नीति के तहत एक ओर तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, वहीं दूसरी ओर कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू की गई थी, जिसमें कृषक सामूहिक रूप से खेती करते थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, देखो, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मर गए। वो सूखा से मरल लमसन, है ना, कोरोना से मरल बना पक्का। तो देखिए सब झूठा डाटा है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में कम शिशुओं का जन्म हुआ है। तो सफाई देता रहो। ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश में 10.62 मिलियन नवजात शिशुओं का पंजीकरण हुआ। अच्छा, मैंने इतना लड़का का जन्म भर तो पंजीकरण भर, जबकि 2022 में यह संख्या 9.56 मिलियन ही रही। ब्यूरो के अनुसार 2021 में वहां जन्म दर 7.52 प्रति हजार थी, जो घटकर 22 में 6.77 प्रति हजार रही। इसके विपरीत 2022 में मृत्यु दर वहां 7.37 प्रति हजार दर्ज की गई है। इस प्रकार 2022 के दौरान जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या अधिक रही है। चीनी जनसंख्या में गिरावट का आर्थिक प्रभाव काफी बुरा हो सकता है। चीन में अब जन्म लेने वालों की संख्या जहां घट रही है, वहीं बूढ़े होने वाली जनसंख्या में भी। इससे आने वाले वर्षों में कार्यशील जनसंख्या घटने लगेगी। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए नीतिगत कदम चीन द्वारा हाल ही के वर्षों में उठाए गए हैं। 35 वर्षों से चली आ रही एक बच्चे की नीति में ढील वहां 2016 में दी गई थी, जब 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति परिवारों को दी गई थी। ध्यान रखिएगा, पहले एक बच्चा था पैदा करने का, और 2016 से 2 बच्चा। हाँ, 2021 एवं इसके बाद तीसरे बच्चे के लिए भी परिवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए नकद सहायता के साथ साथ करों में छूट भी वहां अब दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची। ये कोई अलग तमाशा होता है, शुरू से कोई ऐसे पढ़ रहे हैं। भारत अपन परमाणु प्रतिष्ठान के सूची दी कि हमारा हिया बा हेतना बा, अब पाकिस्तान अपन दी। ऐसे दोनों देश में सामंजस्य बना रही, हमनी के पता रही कि पड़ोसी बानी अच्छा बानी सन।
तो परंपरा आ रहल बा, सब झूठ परंपरा भाई। वर्ष 1988 के एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के अनुपालन के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम नॉर्मल न्यूज की तरह पढ़िए सब। 1988 से हमनियों पढ़ ले नहीं सर कि अभी हाल में कौन तारीख को किया गया, इसमें थोड़ा सा डिटेल देता है। इसमें क्या है, परमाणु प्रतिष्ठान का सूची देना है। पाकिस्तान अपन परमाणु प्रतिष्ठान के सूची भारत के दी, अब भारत अपन परमाणु प्रतिष्ठान के सूची, हाँ ये बस बोला। राजनयिक स्तर पर किए गए इस आदान प्रदान के तहत भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने अपने इस प्रतिष्ठानों की सूची इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी। इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों के भी सूची का आदान प्रदान किया, 1 जनवरी को किया। ताजा सूची का जो किया वो उसको देखिए क्या क्या लिखल है। तो ताजा सूचियों के अनुसार इस समय 705 गो भारतीय पाकिस्तानी जेल में बंद है। कौ गो भारतीय? वही बहुत ज्यादा। इनमें 654 मछुआरे है खाली, पकड़ लेगा। और जब दोस्ती बढ़ाना होगा तो मछुआरा को आजाद कर देगा, पकड़ लेगा है बेचारा। अरब सागरवा में जाल अंसन ना पढ़े ले नहीं ज्योग्राफी, तो ओने से अइया तो हम नहीं पकड़ लेम सर। अब बेचारा पानी में चलते चलते कहाँ चल गल ना बुझाला, ओकनी के ताकत रहला तनका वो नहीं रहला, पकड़ लेवे लन। अब जब संबंध खराब हुई तो पाकिस्तान कही देखो मेरा दिल कितना बड़ा, हम तुम्हारे मछुआरे को आजाद कर रहे हैं, है ना। तो यही सब राजनयिक देखो, पड़ोसी से झगड़ा होकर एक उपाय बता देता नहीं, एक बेर में दोस्ती हो जाई। घर में पूजा भर पहला प्रसादी पड़ोसी के घरे, छानी पर लौका पड़े तो पड़ोसी ताकेला तुर के लियाओ ना, हो गल दोस्ती। ए हम बड़ा गलत आदमी बनी रे, इतना खराब सोची ले, देखो हमरा के अपन नाम मानी तो प्रसादी भेजी। सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, और जैसे सॉफ्ट होके लगे तो ये विदेश नीति है, इसी को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, है ना। और विश्व में यही चलता है। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना होगा, अभी इतना बुरा स्थिति है ना। ज्यादा ना 5 लड़का आटा भेज देते मोदी जी, वहां के लोग ऐसा कहते भारत से संबंध खराब करके हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष खराब काम किया है। साहब वहां के लोग इंतजार कर रहा है कि भारत जब तक मदद नहीं देगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, मोदी जी अड़ल है कि ना तू कह तो देव, ये तो देवला बेचैन बैठले हैं, ऐसा नहीं है। इनका तो पूरा मन है कि दे के, लेकिन खाली कह तू वादा कर आज के बाद से तू सुधर जाइए। तू का वादा करी, करिए ली तो सुधर जाइए, है ना। तो अब क्या, अभी बस 5 ट्रक हम लोग को गेहूं वहां भेजने की जरूरी है। वो 5 ट्रक में फिर कहेगा वाह भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बड़का भैया की जय हो, बाबूजी जिंदाबाद। अब फिर वो पलट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो वही है देखिए, तो 705 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। इनमें 654 मछुआरा और 51 को बेचारा कहता है कि ये अन्य तरीके से असैनिक नागरिक हैं, मैंने हम लोग भेजे हैं घुसपैठिया के रूप में जासूसी करने। हाँ, उस तरह के लोग को ही पकड़ के रखा है। भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदी मात्र 434 को है। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में बताइए, इनमें 95 को मात्र मछुआरा है। हम लोग मछुआरा से ज्यादा ये नहीं करते हैं, देखते हैं ज्यादा अति कर रहे तब पकड़ लेते हैं। तो मात्र 95 को मछुआरा, पाकिस्तानी मछुआरा को पकड़े हैं, लेकिन 339 आतंकवादी को पकड़ के रखे हैं। सीधा इसका यही मतलब है। पिछले वर्ष 1 जुलाई 2022 को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय 682 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध थे, जिनमें 633 मछुआरे और 49 नागरिक अन्य नागरिक थे। भारत द्वारा 1 जुलाई 2022 को पाकिस्तान को सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानियों की संख्या 365, इसमें 73 को मछुआरा और 292 अन्य नागरिक। भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैनिक के कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा करने और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। इस संदर्भ में पाकिस्तान को 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिकों को रिहाई और प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लेन देन, तेजी लाने के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि भी की जा चुकी है और पाकिस्तान को अवगत करा दिया गया है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता जो हुआ था 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, जिसके तहत ऐसा पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ। उसके बाद प्रति वर्ष 1 जनवरी को यह आदान प्रदान दोनों देशों के द्वारा किया जाता है।
कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता जो है बाद में 31 मई 2008 को हुआ था, और इसी समझौते के तहत यह आदान प्रदान वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, तो जब तक नौकरी ना लगे तब तक इसको पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, ये हर वर्ष का कहानी है। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग किया गया है। इसमें जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है और भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान आया है। कोई नया रैंकिंग आया, अब देख लो, अब एगो में पढ़े कोई पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान मोस्ट वीवीआई मोस्ट कर लो, नया नया बात पूछे के चांस बहुत ज्यादा बाय कर। विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताजा यानी वर्ष 2023 की रैंकिंग ब्रिटेन की एक टीम है जिसका नाम है हैनले एंड पार्टनर्स शोध टीम द्वारा 11 जनवरी 2023 को जारी की गई। हैनले की पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व के कितने देशों को शामिल किया गया? 100 तथा यात्रा के 227 गंतव्यों में पहुंच सुविधाजनक होने के लिए रैंक इन्हें प्रदान की गई। वर्ष 2023 के लिए हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान एक साथ 2 देश को, जापान और सिंगापुर। नंबर 1 पे जापान और जो विश्व के 193 देशों अथवा गंतव्यों के लिए वीजा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। ऐसा मानना है कि ये लोग अपने देश के लोगों को बिना वीजा के ही दूसरे देश में जाने की सुविधाजनक अनुमति प्रदान करता है, इसीलिए इनका स्थान जो है प्रथम है, जापान और सिंगापुर का। ठीक है, इस मामले में दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया का है जिसके द्वारा 192 देशों अथवा गंतव्यों के लिए वीजा फ्री एंट्री संभव है। इस श्रृंखला में तीसरा स्थान जर्मनी और स्पेन का, चौथा संयुक्त स्थान 2-3 देश हैं, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, 5वां स्थान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन है। फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल एवं यूनाइटेड किंगडम का इस मामले में संयुक्त रूप से 6ठा स्थान है, जबकि बेल्जियम, चेक गणराज्य, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका के पासपोर्ट इस मामले में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर। हैनले एंड पार्टनर्स की विभिन्न देशों के पासपोर्ट की यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर है। वर्ष 2023 के लिए हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में निम्नलिखित 10 देशों के पासपोर्ट पहले स्थान पर हो गए। 10 का ठीक है, एक साथ दे दिया, अच्छा बात है। तो पहला याद रखिएगा, एगो कम से कम, ठीक बा, पहला वो याद रखे, भारत का स्थान याद रखे, बस ना पूछी। अच्छा, भारत के पड़ोसी देश की अगर दिले होके हाँ दिया है तो पहला स्थान किसका है? और वीजा रहित गंतव्य कितने देशों का प्रदान करता है? 193। मैंने बिना वीजा के भी आप जा सकते हैं, जैसे हम लोग नेपाल को दिए हैं ना, हाँ उसी टाइप से ये लोग 193 देशों को देता है। क्या बिना वीजा अपने देश के नागरिक को 193 देश में जाने का छूट देता है कि आप बिना वीजा के। हाँ चलिए, हैनले पासपोर्ट भारत का देखा जाए, हैनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारतीय पासपोर्ट को 85 रैंक प्रदान की गई। यह पिछले वर्ष यानी 2022 के लिए प्रदत्त रैंकिंग 83 से 2 पैदान नीचे ही है। भारत के पड़ोसी देश भूटान का 90वां, बांग्लादेश का 101वां स्थान इस रैंकिंग में जहां वहीं चीन 66वें। पाकिस्तान की स्थिति इस मामले में बहुत खराब है, इसके पासपोर्ट 106वां रैंकिंग हैनले ने दिया है। इसके नीचे 107वें स्थान पर सीरिया, 108वें पर इराक और सबसे अंतिम 109वें पर, तो ये तो डाटा वीवीआई होगा 109 प्रथम 109। अरे कुछ देश बीच में नहीं, एक रैंक पर 3-3 को देश है, इसीलिए 109वें रैंक बना है। तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है 109वें नंबर पर, पहले नंबर पर, अब भारत का नंबर, इतना ही याद रखें बस। चलिए आइए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक भी आ गया। भारत के 180 देशों में 85वां स्थान बा हमनी के, है ना। भ्रष्टाचार के मामले में हमनी के लगभग बीच-बीचवा बानी सन। हाँ, तो एहू में अब देखे कोई प्रथम स्थान जो सबसे कम होता है भ्रष्ट, उसका प्रथम स्थान, और जो सबसे नीचे रैंकिंग में होता है वो सबसे भ्रष्ट देश। बात समझ रहे हैं ना, रैंकिंग में नंबर 1 होगा वो सबसे कम भ्रष्ट, और जो रैंकिंग में सबसे नीचे होगा वो, यानी भारत अच्छाई में 85वें नंबर पर है।
और नीचे देखो कोई कुल कितना देश बहे में 180 को बहे 180। अब 180 से नीचे से जोड़े कोई कि हमने के भ्रष्टाचार में कौआ नंबर पर माने। ऐसे सवाल दोनों तरीका से एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सावधानी से बनाइए, खासकर बीपीएससी वाले। वो पक्का उल्टा पुल्टा करके पूछे, जाने लगी हर बार पूछ ही ले तो इसको उल्ट देगा। पूछेगा नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में भारत नीचे से ऊपर से, समझ रहे ना, तो नीचे से का मतलब हुआ सबसे खराब देशों में। तो खराब देशों में 85वें नंबर पर थोड़े है, अच्छे देशों में 85वें नंबर पर है, और खराब देशों में 180 को एक मानना पड़ेगा, और फिर वहां से हम लोग को जो है शुरू करना पड़ेगा। एक मिनट, बात है ना 12 बज रहा है ना, तो सब लोग को पता है कि सर का क्लास अब खत्म हुआ होगा। अब वो लोग को थोड़े भीतरिया बात पता है, यहाँ सुख शनिचर के दूसरे प्रोग्राम चलेगा, तो वही से 12 बजत 11:30 पौने 12 से फोन आना चालू हो जाएगा। सब सूत नहीं पाते हैं, और सवेरे से एगो फोन नहीं आएगा। जाना लोग सब मोबाइल लेके क्लास में नहीं जाते हैं, अब गलती से ले ले चले नहीं, ऐसा ना नहीं लेके चलो। तो समझ में आया कहानी। भ्रष्टाचार 85वें नंबर पर है, तो अच्छों में 85वें नंबर पर है, अब बुरों में नीचे से गिनना पड़ेगा, है कि नहीं। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, क्या नाम है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की गणना जर्मनी की एक संस्था है, कौन है देश की, नाम है उसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जारी करता है। जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है, इसको भी लिख लीजिएगा पहली बार अगर पढ़ रहे हो, है ना, अगले साल से अपनी याद ही रहता है। यही संस्था हर साल जारी करता है। तो कौन संस्था जारी करता है, ये भी VBI है, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किस देश की संस्था है, जर्मनी की संस्था है, द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर, कौन मानक तैयार किया गया है, 13 किए जाने वाले इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होला। सीधे समझो 100 नंबर के सवाल बा, 0 से 100। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होगा, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक। सीधा हमने के कहनी अनु 10 नंबर आयल 100 में तो निमन लइका बाड़ो, बोलो ना, 100 में 10 नंबर आयल तो तू निमन लइका बाड़ो ना, तो खराब बाड़ो, तो खराब है। 100 में 100 नंबर रही तो अच्छा मानल जाए। उल्टे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा। अभी आप लोगों को सामान्य लग रहा है, लेकिन सामान्य है नहीं, अरे फंसाऊ सवाल है। जनरली बाकी सूचकांक में जेकर ज्यादा मान हो जाला वो खराब कहाला, इस सूचकांक में ज्यादा मान वाला अच्छा कहा है। तो इसीलिए लाइन महत्वपूर्ण, एक बार और पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होगा, 100 में जितना कम होगा, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक माना जाएगा। यानी 100 में 10 नंबर आयल खराब, 9 नंबर आयल और खराब, 15 आयल तो 10 से बढ़िया बाड़ा, लेकिन तब वो फेल बाड़ा, है ना बात। हाँ, इस तरह प्लीज, सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। 100 में 100 आ गया, आप बिल्कुल बिना भ्रष्ट देश हैं। हाँ, तो अधिक मान भ्रष्टाचार कम भ्रष्टाचार को दर्शाएगा। जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कितने देश के लिए, 180 देशों के लिए यह सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते रहे हैं, जिनमें रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देश से, रैंक का निर्धारण 1 नंबर पर कम भ्रष्टाचार वाले देश से, देख रहे हैं ना, कम भ्रष्टाचार वाले देश से अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की ओर होता है ना। देखिए जनरल कंपटीशन में तो डर नहीं है, सीधे रैंकिंग पूछता है, भारत को नंबर पर है, लेकिन बीपीएससी घुमा देता है कि ज्यादा रैंकिंग वाला है ना, ज्यादा रैंकिंग वाला कम भ्रष्ट है कि ज्यादा भ्रष्ट है, ज्यादा भ्रष्ट है। इसमें जिसको ज्यादा रैंक मिलेगा तो ज्यादा नंबर वाला कम भ्रष्ट है, ज्यादा नंबर वाला देखा फंसा देंगे पहुंच जाला, इसे कोई सोच समझ के पढ़ा लोग। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान किया जाता है, जो न्यूनतम भ्रष्टाचार को बताता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाले देश अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश सबसे नीचे दर्शाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2022 की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट जनवरी 23 में जारी की गई है। 31 जनवरी 2023 में जारी इस रिपोर्ट में 180 देशों या क्षेत्रों के लिए यह सूचकांक आकलित है तथा उनके आधार पर भ्रष्टाचार के संबंध में इन राष्ट्रों की रैंक निर्धारित की गई है। इनमें अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। भारत के लिए पिछले 2021 के लिए यह सूचकांक 40 था, है ना,
तथा 180 देशों में उसका 85वां स्थान भारत का था। ताजा 23 में भारत का 40 नंबर आयल बा, 180 देश में 85वां नंबर पर बानी सन। बात समझ में आयल? पिछले साल जैसा सेम बानी सन। पिछले साल यानी 21 में यह सूचकांक हमनी के 100 में 40 नंबर आए रहे। 100 में कितना नंबर आए रहे? रैंक कितना रहे? 180 देश में 85वां नंबर पर बानी सन। 23 की रिपोर्ट में भी भारत के लिए, ठीक है, सूचकांक मान कितना है? 40। फिर अब की बार टेस्ट देनी है तो 40 नंबर आयल। अब फिर रैंक कितना हो गया? एक कुल देश 180 पिछले साल रहे, एहू साल बाप एहू देशों में घटबड़ होला। 180 में ही फिर हमनी के 85वें नंबर पर बनी। ठीक है, तो इसलिए चलिए अच्छा हो गया, पिछला साल वाला रटना नहीं पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में सर्वोच्च यानी पहला स्थान 90 नंबर के साथ डेनमार्क का है ना, यानी सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है ना। अब बाकी मानक का मान यूपीएससी बीपीएससी कौन नंबर आ रही है? 90। वहां भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम माना गया है। उसके बाद संयुक्त रूप से दो देश एक संगे बा, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। फिनलैंड और यानी दूसरे स्थान पर दो देश। इनके लिए यह सूचकांक का मान, इनको नंबर मिला है 87 नंबर। 2021 की 22 में प्रकाशित रिपोर्ट में फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क के साथ ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। लेकिन डेनमार्क क्या किया? अभी 3 नंबर ज्यादा ला दिया, इसलिए वो नंबर 1 पे चला गया। पहले तीनों 1 नंबर पे था पिछले साल, है ना, लेकिन अब की बार उसमें से डेनमार्क 1 पर, बाकी 2 पर आ गया। इन चारों के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 आकलित किए गए हैं। नॉर्वे पिछले वर्ष 7वें नंबर पर था, इस वर्ष 84 नंबर के साथ उसका चौथा स्थान है। इसके बाद 83 सूचकांक के साथ सिंगापुर और स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है, जबकि 7वां स्थान स्विट्जरलैंड। पहले 10 स्थानों पर रहे इन राष्ट्रों के नाम तालिका में दर्शा दिए गए हैं। अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन और अमेरिका का क्रम से ब्रिटेन का 18वां, अमेरिका का 24वां, दक्षिण कोरिया का 31वां, मॉरिशस का 57वां, सऊदी अरब का 54वां और चीन का 65वां। ये अपने तरफ से VVI दे दिया है ना, यूपीएससी के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। इस वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में सबसे नीचे यानी 180वें स्थान पर दक्षिणी सोमालिया अफ्रीकी देश है। इस प्रकार इसे सर्वाधिक भ्रष्ट देश रिपोर्ट में बताया गया है। सोमालिया 5 वर्षों से इस सूची में अपन जगह बना के रखा है। हाँ, पिछले वर्ष वह नीचे से दूसरा स्थान पर था। हाँ, 5 वर्षों से इस सूची में सबसे निचले स्थान पर था, तथा पिछले वर्ष यह नीचे से दूसरा स्थान पर 12 सूचकांक देख रहे हैं। लेखकों बेचारा क्या करो, लिखा था नीचे से दूसरा, वो तंग आगल बा। 12 सूचकांक के साथ 12 नंबर मिलेला सीरिया के और दक्षिणी सूडान को संयुक्त रूप से नीचे से दूसरे स्थान पर है, तथा 14 नंबर के साथ वेनेजुएला इस सूची में एक पैदान ऊपर बेचारा 177वें स्थान पर है। चलिए ध्यान दीजिए, परीक्षा उपयोगी बात। जनरल कंपटीशन नंबर 1 डेनमार्क, भारत का नंबर, तनी पड़ोसी तनी भैयावा के याद रखिए 140। ज्यादा खिसियाई तब पाकिस्तान चल जाए, उससे ज्यादा ना। तो हमनी के 85वां बनी पाकिस्तान, 140वां अंतिम सोमालिया। बस इतना याद रखना है। बाकी बीपीएससी वाले भारत और पड़ोसी देश खूब ध्यान से, पिछला वर्ष का डाटा ध्यान से, इस वर्ष का डाटा ध्यान से, और यह न्यूज लिख लीजिए मोस्ट VVI है ना, आने का चांस एकदम 100% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे पढ़ाई पर विचार हेतु सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन। अब बेचारा 2 साल 3 साल पैसा समय लगा दिया और वहां का स्थिति खराब हो गया, तो उन लोग का पढ़ाई आगे कैसे हो। आज दे रहा था 100 वर्ष पूरा हो गया, 100 वर्ष बोले 1 साल पूरा हो गया ना। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण का आज 100वां दिन है। साल एक को बोलते हैं 1 साल मने कौन जी, हाँ मने साल पूरा हुआ। आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। नेट 1 साल हो गया, तो आज थोड़ा न्यूज देखिए लोग, है ना, तो पूरा डाटा देगा साल भर का, कितना स्कूल ढहा, कितना आदमी मरा, कितना सेना मरा, कितना घर टूटा, कितना क्या हुआ, ये सब पूरा डाटा टीवी पर सवेरे से देख रहे हैं, वही दे रहा है ना, ये सब चीज। चलिए, तो यूक्रेन से विस्थापित जो मेडिकल छात्र है उनका आगे का पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हजारों। मोतिहारी के कौगो लड़का बड़ा सन मेडिकल करेला, मोतिहारी का
कौन वो आदमी है जो यूक्रेन से मेडिकल कर रहा था? हाँ, वो तो बहुत फेमस आदमी के बेटा बा, गिरी उरी बड़ा, तो ब्याह हुआ नहीं कराते हैं। अरे विवाह नहीं ना पहुंचा, शुरू वही किए थे, उनका बेटा पढ़ता है वहीं पे, यूक्रेन पढ़ता था, ये समय से पहले बुला लिए थे, है ना। तो यूक्रेन पर उसी हमले के बाद यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों भारतीय छात्रों की यह पढ़ाई अब अधूरी रह गई है। युद्ध के लंबा खींचने के कारण पहले से 5वें वर्ष तक के सभी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित है। ऐसे भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 20,000। देखिए खाली वो भारत के 20,000 लोग, आज में एक दो मरियो गिलन सब पता होना चाहिए। हाँ, चीन में कोविड-19 महामारी के दौरान वहां से विस्थापित छात्र भी उनमें शामिल हैं। इन छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेते हुए उन्हें सरकार से राहत दिलाने की मांग की थी। छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्रों की स्थितियों का समाधान खोजने के लिए समिति गठित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को 25 जनवरी 2023 को बताया गया कि न्यायालय के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन सरकार ने कर दिया है। समिति की एक बैठक संपन्न भी हो चुकी है। इस मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्राप्त होने की आशा सरकार ने व्यक्त की है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी। इस मामले में आगे सुनवाई के लिए 6 सप्ताह का समय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दे दिया है कि सरकार क्या निर्णय ले रहा है, उसके बाद हम डिसीजन देंगे। अभी समिति का रिपोर्ट नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत द्वारा 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत कर दी गई है। कैसा आप लोग पढ़े थे ना कि अभी इस साल भारत का पूरा हो गया, अब 28-29 के लिए हम लोग अस्थायी सदस्य के मेंबर थे, तो हम लोग का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था 2022 दिसंबर में। हाँ, 31 दिसंबर 2022 को दर्पण में ही हम लोग पढ़े। ऐसा नहीं है कि हम बाहर आपको IR में पढ़ाए स्पेशल बैच, इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ते रहिए, अपने आप सब मिलता है। अब हम लोग 28-29 में, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, सिस्टम ये है ना कि एरिया वाइज, इस एरिया से लेंगे हम इतना दिन के बाद, इस एरिया से लेंगे, तो इस एरिया में पढ़ ये रहा है 28-29 में, तो हम लोगों ने अपना दावेदारी प्रस्तुत कर दिया और एक गारंटी है कि बन जाएंगे सदस्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ अस्थाई सदस्य बनने के लिए एकदम नंबर 1 पे चल रहे हैं हम लोग, जबकि अमेरिका कह रहा है बनाएंगे तो जापान को देंगे वीटो पावर, ना बना लेंगे, जापान को अस्थाई बनाने के फेवर में है अमेरिका। यहां पर अमेरिका और चीन ये दो दुश्मन है। सच्चाई, अमेरिका कहता है कि ठीक है बनिए, लेकिन वो टांग पीछे घिसता है, वो बहुत खतरनाक दोस्त है। और चीन तक खुलेआम कहता है ना, तो रहा कहता है बने थे हम। अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं बनोगे, काहे नहीं बनोगे, वीटो पावर क्या करोगे तुम, छोड़ तो बनवे कहला करेंगे, तब हम मेन शक्ति ये छीन लीजिएगा, है ना। वीटो पावर बताए थे ना, ये जो अस्थाई मेंबर है अभी को है 5 गो है। अगर किसी मुद्दा पे वोटिंग हुआ, ये 5 गो में से एको गो ना कह दी तो काम ना हुई, सीधा बात समझो, वीटो का मतलब ये होला। ये 5 गो में से एको गो कह दी ना, ये काम ना हुई तो ना हुई, 5 के सहमति जरूरी बा। तो अब ओकनी के कहता से कि ना समय बदल रहा है, विश्व में स्थिति बदल रहा है, तो इसमें कुछ देश को अस्थायी मेंबर बनाना चाहिए। जैसे प्रथम स्थान भारत का है, ब्राजील का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसे देशों का है। और ऐसे देशों का डिमांड भी है कि हम लोग को भी अस्थायी बनाइए, तब तो यूएन में माना जाएगा लोकतंत्र है ना। तो वो सब पहले तैयार नहीं हो रहा है, और तैयार हो रहा है तो कह रहा है वीटो पावर नहीं देंगे, तो फिर हम बनिए के क्या करेंगे है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये डिबेट चलता रहता है, तो करंट पढ़ते रहिए, सब न्यूज मिलता रहेगा आपको। चलिए, भारत की सुरक्षा परिषद की 2021-22 की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई है। इसके साथ ही अब 29 के लिए पुनः अपनी दावेदारी भारत ने दिसंबर 2022 में घोषित कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ही घोषित कर दिया था कि भारत एक बार पुनः 28-29 के लिए परिषद की सदस्यता का दावेदार रहेगा। भारत अब तक, ये देखिए पूरा जीके हो गया, यहां से जीके है, इसको लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। बाकी भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का द्विवार्षिक सदस्यता के लिए चुना जा चुका, 8 बार, तथा परिषद में सदस्य के रूप में उसके 8 कार्यकाल फलाना वर्ष में रहा है। उल्लेखनीय है कि जापान जो है, सब पढ़े थे हम लोग इस न्यूज को,
सबसे ज्यादा बार कौन देश? हाँ, जापान चुना है। दूसरे स्थान पर ब्राजील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूजीलैंड के जेसिंडा अर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र, क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री। गजबे गजबे नाम हो लेखनी के। जेसिंडा अर्डन प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिए और उनके जगह पर क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने जनवरी 23 में अचानक ही पद छोड़ने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। 42 वर्षीय जेसिंडा ने अक्टूबर 17 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था तथा इस देश की वह पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब इस चक्कर में बीबीए हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ना। तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो इस्तीफा दे दी। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कितने फरवरी तक था? 7 फरवरी तक था। किंतु इससे पूर्व 19 जनवरी को त्याग पत्र की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब देश को नेतृत्व देने की ऊर्जा नहीं बची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा भी नहीं है तथा वह अपनी बेटी की ओर ध्यान देना चाहती है। साथ ही लंबे समय से उनके साथी क्लार्क गेफर्ड के साथ विवाह का भी समय आ चुका है। 37 वर्ष की उम्र में जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला था उस समय विश्व की सबसे युवा महिला राष्ट्र प्रमुख वो बनी थी। बाद में पद पर रहते हुए ही पुत्री को उन्होंने जन्म दिया था तथा बेनजीर भुट्टो के बाद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मां बनने वाली दूसरी प्रधानमंत्री है। ये विश्व में सबसे पहला थी बेनजीर भुट्टो जो पद पर रहते हुए मां बनी थी, है ना, और इस क्रम में इनका दूसरा स्थान है। जेसिंडा अर्डन के त्याग पत्र के बाद इनकी पार्टी यानी लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को पार्टी का नया नेता 22 जनवरी को चुन लिया। हिपकिंस ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 44 वर्षीय हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। पूर्व वर्षों में वह शिक्षा एवं पुलिस मंत्रालय संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। न्यूजीलैंड में नए चुनाव अक्टूबर 23 में होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी की भारत यात्रा। चलिए सीसी साहब भारत आए थे, अब दौर शुरू हो गया, कोरोना खत्म हो गया है, अब डर खत्म हो गया है, अब फिर दौर शुरू होगा। हर महीना में पढ़ने को मिलेगा मोदी जी फलनवा जगह, मोदी जी चिलनवा जगह, और घूमियन उतने हमनी के टेंशन हुई। बात क्लियर बा। विदेशी आई भारत में हमनी के टेंशन हुई, काहे की पढ़े के पड़ी, कब आयल, कब उड़ायल, कहाँ गयल, का समझौता भयल, सब इंपोर्टेंट हो। खासकर यूपीएससी वाला के तो माथा के दर्द यही में से रहेला सवाल। बाकी लोग तो डेट बीपीएससी डेट में अजुराई कि फलानवा देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तारीख को देश पहुंचा, ये इतना गोड़ा आयल हुई आसपास में, है ना। तो अब कोरोना खत्म हो गया, अब देखिएगा एक बेर में निकली तो 5-5 देश घूमी एगो ना, है ना, और सब माथा के दर्द हुई। तो फलानवा तारीख को निकले, इस तारीख को इस एयरपोर्ट पर उतरे, हाँ 2 दिन वहां विराम किए, राष्ट्राध्यक्ष से मिले, फलानवा चिन्ह पर समझौता हुआ, फिर वहां से आगे बढ़े, फिर वहां गए, इस तारीख को यहां पहुंचे, फिर मिले, फिर समझौता हुआ, पढ़त रहा तक लोग घूमेला, टेंशन हमनी के होला। चला तब मिस्र के राष्ट्रपति के नाम कौ तरीका एयरलन, हाँ ये तो याद रही बेचारा, काहे की मुख्य अतिथि बन के आए रहे। बात मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा 24 से 26 जनवरी 2023 को की। मोस्ट वीवीआई भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान के रूप में कवर पढ़ चुकल बनी सन, वह आमंत्रित थे। भारत की उनकी यह तीसरी इससे पहले वो अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में संपन्न तीसरे भारतीय अफ्रीका फोरम सम्मेलन में भागीदारी के लिए तथा बाद में सितंबर 2016 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर वह भारत आए थे। जनवरी 23 की भारत की इस यात्रा के लिए अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ वह 24 जनवरी को शाम को नई दिल्ली पहुंच गए तथा राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत 25 जनवरी को प्रातः हुआ, जिसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि उन्होंने दी। 25 जनवरी को ही बाद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट की, जिसके बाद मेजबान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी वार्ता संपन्न हुई। हैदराबाद हाउस में जनरली बैठक होता है प्रधानमंत्री के साथ अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष से, हैदराबाद हाउस में, तो ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली में बात, हैदराबाद में नहीं की। हाँ, हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा दोनों नेताओं ने स्वीकार किया तथा इसके विरुद्ध मिलकर संघर्ष के लिए सहमति दोनों ने व्यक्त की।
दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। रक्षा उद्योग को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी फैसला लिया गया। कट्टरपंथ के विस्तार से संबंधित साइबर स्पेस के इस्तेमाल पर भी चर्चा बैठक में की गई तथा तय किया गया कि दोनों देश इससे निपटने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट के कारण प्रभावित फूड सप्लाई को फिर से सामान्य करने पर चर्चा दोनों नेताओं ने की तथा साथ ही साथ व्यापार, निवेश और आयात निर्यात को बढ़ाने पर सहमति वार्ता में हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, 2021-22 में जहां $7.6 अरब का था। विशेष बात यह है कि यह व्यापार दोनों ओर से संतुलित था, यानी भारत भी उतना ही से वहां का माल खरीदता है और हम लोग यहाँ से वो इतना ही का माल खरीदता है। ये संतुलन की स्थिति कहा जाता है। 21-22 में $7.26 अरब की द्विपक्षीय व्यापार में भारत का निर्यात यानी कि 3.74 हमने बेचा माल उसको 3.74 का और खरीदा आयात किया 3.52 अरब डॉलर का, इसलिए संतुलन में है। ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत और मिस्र पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता है, दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाए जाने पर भी बात हुई ताकि पर्यटन को चलो 41 पर शेष पृष्ठ 21 का लास्ट कॉलम, पेज नंबर 41 के लास्ट कॉलम बढ़ाया जा सके। बातचीत में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने को सहमत है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस विश्व परेड में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मिस्र G20 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने मेहमान राष्ट्रपति को कहा कि आप भी आइए अतिथि के रूप में। अभी अध्यक्ष हम लोग हैं, जिसको भी चाहें अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। तो मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को हम लोगों ने G20 में अतिथि के रूप में बुला लिया, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए मेहमान राष्ट्रपति ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। भारत की सुरक्षा परिषद की 2028-29 के भारत और मिस्र में यह शिखर बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश से राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में दोनों प्रशासन प्रमुखों ने स्मारक डाक टिकटों का आदान प्रदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए संस्कृति, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण तथा युवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग के लिए 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी इस अवसर पर किए गए। चलिए, तो ध्यान दिया जाए, इस न्यूज से पढ़ के परीक्षा उपयोगी कौन कौन बात आ सकता है, तो सब बात आप जान रहे हैं, बताते चलिए। G20 का अध्यक्ष कौन देश हो गया है और इस नाते भारत ने किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। 26 जनवरी 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे, कहां के थे, कौन तारीख को आए। वेरी गुड। हाँ, ये भी डेट भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। देखिए कितना सवाल निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, ये अल सीसी की कौवी यात्रा थी। हाँ, इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। हाँ, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने न्यूजीलैंड के किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया, तो जेसिंडा अर्डन। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा किसी रूप में ध्यान में नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारत जो है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु कब दावेदारी करेगा। हाँ, 28-29 में, और उसका जो पिछला कार्यकाल था वो कब तक के लिए था, 31 दिसंबर 2022 तक के लिए था। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम भ्रष्ट देशों में नंबर 1 स्थान डेनमार्क, सबसे अधिक भ्रष्ट सोमालिया, भारत का स्थान, पाकिस्तान का स्थान। वेरी गुड। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन संस्था जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो किस देश की संस्था है, जर्मनी। यह कितने मानकों का प्रयोग करता है, 13। यह कितने मानकों का प्रयोग करता है, 13 मानकों का प्रयोग करता है। चलिए, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए, हाँ, पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे कौन है, और भारत का स्थान 85 और लास्ट स्थान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, वेरी गुड। ठीक है, ये भूल रहे हैं आप, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, अभी पाकिस्तान आदान प्रदान वाला ना पिछला एगो छूट गल बताओ। हाँ, निकाल पड़ जाओ।
मौसम संबंधी वैश्विक एजेंसियों के अनुसार 2022 अब तक का 5वां, ये तो हो गया है, हो गल बाहरे पढ़ाकू पिछला बार दर्पण में ना दे रहे वे न्यूज फिर से दे हो गल बा। चलिए, अभी हाल ही में कौन देश में जनसंख्या, चाहे चीन में, कितना कब के बाद गिरावट दर्ज किया गया है? 1961 में जो गिरावट दर्ज किया गया था वो किस अभियान के तहत बताए थे ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उस समय राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? माओ थे। थोड़ा सा सब ध्यान रखिए लोग, आप लोग। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है 2023 में संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ था? 17वां था। 17वां प्रवासी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? इंदौर में। मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति। वेरी गुड, दिमाग ठीक बोलेगा, हम याद रखा था। थीम का रहे डायस्पोरा, एगो याद रखिए, बस एगो शब्द याद रखिए। ऐसा पहला आयोजन कब? 2003 में। कहां? न्यू दिल्ली में। उस मुख्य अतिथि कौन थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, इस तरह याद रखिए। चलिए, बहुत हो गया। ऐसे ही पॉइंट आप बनाइए घर पे, है ना। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना के पढ़िएगा, याद रहेगा, है ना। बार बार पढ़िए इसको भी, है ना। नोट्स जब बना लीजिएगा ना, एक बार लिख लीजिए ना, याद हो जाएगा। एक बार जान लीजिए, खाली पढ़ के पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिए, देखिएगा लिखने का क्रम में ही याद हो जाएगा, है ना। ऐसे करके और उसी को छपवा दीजिए आप अपना मैगजीन, और कुछ तो 200 को अच्छी है तो कौन ये सबसे ज्यादा आपके मैगजीन से लड़ेगा, हो एडिटोरिया से बढ़िया आपका मैगजीन हो जाएगा, है ना। न्यूज बनाइए, उस पर जोड़ के 4-5 न्यूज बना दीजिए एकदम। राइटरों बनने के सिखाना, मास्टर बनने के तो सिखावते बनिए, राइटरों बनने के सिखावते नहीं। चलो ठीक बा, अभियान पढ़ लीजिए।